नमस्कार। सरकार ने कोविड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका वास्ता कोविड को लेकर जरूरी सावधानियों से है। सरकार का कहना है कि थूक के छींटों, हवा और सतह से संक्रमण सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इन तीनों जगहों का ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना के वायरस थूक या छींक के छींटों के साथ हवा में 10 मीटर तक जा सकते हैं, इसलिए सतह या हवा पर पड़े छींटों से वायरस तेजी से फैल सकता है। ज्यादा संपर्क वाली जगहों को हमेशा सैनिटाइज करें। बाहरी लोगों के साथ बात करते हुए घर के भीतर भी मास्क में रहें। N95 मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है। वैसे दोहरे मास्क से भी आप काम चला सकते हैं। जहां तक संभव हो दरवाजे, खिड़कियां खोले रखें। एग्जॉस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें। दफ्तर में AC चले तब भी दरवाजे, खिड़कियां खुली रखें। उधर देश में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अहम निर्देश देते हुए कहा है कि ब्लैक फंगस को महामारी कानून के तहत नोटिफाइबल डिजीज में शामिल करें और सभी केस की रिपोर्ट इसे किया जाए। कोरोना के साथ ये भी देश के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। अब तक कई राज्यों में ये फैलने की सूचना है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल हैं। विदेशों में भी कोरोना खूब हुआ। स्टेरॉइड्स का भी काफी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले हमारे ही देश में इतने क्यों हुए? इससे महाराष्ट्र में 90 मौतें हुई हैं। अब फूड एंड ड्रग फाउंडेशन और एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि कहीं हम दूषित ऑक्सीजन और इसमें डिस्टिल वाटर की जगह नल के पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे भी ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ता है। 63 साल के किशोर पंजाबी की भी ब्लैक फंगस के कारण दाई आंख निकालनी पड़ी। शुगर मरीज हैं और कोविड से ठीक होने के 10 दिन के बाद घातक म्यूकोरमाइकोसिस का शिकार हुए। 2 महीने बाद एक आंख गवाकर ठीक हो पाए हैं। विजन कंप्लीट लॉस है वो बाजू का, और आंख के अंदर फंगस है, ये हमने MRI पे भी कंफर्म किया, और फिर आंख निकालने का और वो बाजू का साइनस का पूरा ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। महाराष्ट्र में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस से 90 मौतें हुई हैं। 1500 से ज्यादा मरीज राज्य में हैं। अब ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन ने सवाल उठाया है कि कहीं इस फंगस के अचानक फैलाव के पीछे एक बड़ा कारण दूषित ऑक्सीजन या इसमें इस्तेमाल होने वाला पानी तो नहीं। उसने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ये खत लिखा है, जिसमें आशंका जताई है कि ऑक्सीजन की किल्लत के समय जब उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाने वालों ने मेडिकल ऑक्सीजन बनाया तो नियमों पर अमल हुआ या नहीं, और इसकी पड़ताल हुई या नहीं। घरों में दी जा रही ऑक्सीजन भी क्या डिस्टिल्ड वाटर के साथ है? चूँकि शॉर्टेज थी और उसके वजह से इंडस्ट्रियल और काफ़ी ज़्यादा जो है स्टील प्लांट्स ने भी सप्लाई की है मेडिकल ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गुणवत्ता कहीं ना कहीं इसकी हैम्पर हुई है, और इसमें कंटामिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं, जो कि जांच का एक विषय है और विभाग को जांच करना चाहिए, जिससे कि ये मालूम हो सके कि कहीं ना कहीं क्या ये कंटामिनेशन की वजह से तो ये तकलीफ सामने नहीं आ रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे हैं। पश्चिमी देशों में जहाँ पे काफ़ी कोविड था, वहाँ म्यूकोरमाइकोसिस ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। इसके कारण काफ़ी है। एक तो भारत में हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शायद प्यूरिफिकेशन इतना एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, जो ऑक्सीजन देते हैं ये यूनिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, जो बॉटल के अंदर हम पानी रख के उसके थ्रू देते हैं। शायद ऐसा भी हो कि हम टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं और बॉटल्स ठीक तरह से स्टेराइल नहीं हो रहे हैं, इसके कारण भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। इंडिया में, महाराष्ट्र में ये अलग स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन के वजह से भी एक फैक्टर बढ़ गया है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी रहा सवाल ऑक्सीजन का, डिस्टिल वाटर का, ये भी फैक्टर है कि जिसमें ये फंगस बढ़ता है। ये फंगस हवा, नमी वाली जगह, मिट्टी, सीलन भरे कमरों आदि में पाया जाता है। स्वस्थ लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उन्हें ब्लैक फंगस का खतरा है। दूषित ऑक्सीजन, पानी, आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। दिल्ली में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अस्पताल में इलाज और दवा के लिए व्यवस्था बनाना शुरू कर दिया है। सरकार के एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में अब तक इस इन्फेक्शन के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली सरकार का ये कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल LNJP हॉस्पिटल अब म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी डेडिकेटेड सेंटर बन गया है।
इसके अलावा उत्तर पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी ब्लैक फंगस का इलाज करेंगे। इसके मामले बड़ी तेजी से बढ़े हैं। सभी राज्यों में ये मामले रिपोर्ट हो रहे हैं और दिल्ली में भी, हमारे हॉस्पिटल में भी 10 से ज़्यादा पेशेंट एडमिट हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, जिनको कि कोविड हो गया या कोविड से रिकवर हो गए। तो ये निश्चित रूप से एक चैलेंज है और हमारे लिए, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमें निर्देश दिया है कि हमें इसकी भी तैयारी करनी है और हमें इसके लिए अलग से एक वार्ड बनाना है। दिल्ली सरकार के एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इस बीमारी के 200 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। समस्या ये भी है कि इस बीमारी के इलाज के लिए जो इंजेक्शन चाहिए वो बाजार से गायब है। किल्लत है तो कालाबाजारी की भी खबरें आ रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की 1 लाख डोज मांगी हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि ये इंजेक्शन ना कोई केमिस्ट बेचेगा, ना कोई व्यक्ति सीधा खरीद पाएगा। जिस हॉस्पिटल को अपने मरीज के लिए इंजेक्शन चाहिए वो सरकार की बनाई 4 डॉक्टरों की कमेटी को आवेदन देगा। ये कमेटी दिन में रोजाना 2 बार बैठक करेगी, आवेदन पर फैसला करेगी और सीधा अस्पताल को ही ये इंजेक्शन मुहैया कराएगी। इस समिति के पास 84 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। एसओपी के हिसाब से एक टीम बनाई है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और फिर वो टीम देखती है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है कि नहीं है। उनके पास कल तक 84 के करीब एप्लीकेशंस आई थी अलग अलग हॉस्पिटल से। वैसे सुनने में जो आ रहा है कि कहीं इतने 200 से ऊपर बता रहे हैं, लेकिन जो कल तक एप्लीकेशन आई थी 84 है। ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन खुले बाजार में नहीं मिलेगा, बल्कि अस्पतालों को मिलेगा तब जब वो दिल्ली सरकार को आवेदन देंगे। ये कोई बहुत अच्छा तरीका तो नहीं है, क्योंकि इसमें सिस्टम में फंसकर देरी होने का डर रहेगा। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि इस इंजेक्शन की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसे में कालाबाजारी ना हो और असल ज़रूरतमंद तक ये इंजेक्शन पहुंच पाए, इसके लिए ये सिस्टम बनाना पड़ा है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले और कोरोना से हो रही मौतों में भारी गिरावट आई है। लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के शमशान घाट में हो रही अंतिम संस्कारों के आंकड़ों और सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। नोएडा के सेक्टर 94 के शवदाह गृह में एक साथ 3 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिजन सामने लाचार पीपीई किट पहने अपनों को जाते देख रहे हैं। यूपी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 19 मई को पूरे गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। लेकिन इस शवदाह गृह घाट के दस्तावेजों में 19 तारीख को कुल 20 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है। हम इस वक्त नोएडा के 94 सेक्टर के क्रिमेटोरियम में है और ये रजिस्टर है। ये कल का डेटा है यहाँ पर और ये कल 19/5 यहाँ तारीख लिखी हुई है और टोटल यहाँ पर 20 क्रिमेशंस हुए हैं और ये कोविड बॉडीज़ की डिटेल है जो यहाँ पर है और जो सरकारी आंकड़े हैं बताते हैं सिर्फ 5 और सिर्फ इस क्रिमेटोरियम में 20 बॉडीज क्रिमेशन हुआ है जो कोविड प्रोटोकॉल से। हमने जब आंकड़ों में भारी अंतर देखा तो हमने 17 और 18 मई के आंकड़े भी निकाले। 17 मई यानी सोमवार को यूपी सरकार के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में मात्र 7 मौतें हुई, लेकिन यहां शमशान घाट पर मौतों का आंकड़ा 19 है। 18 मई को सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में मात्र 5 मौतें बताई गईं, लेकिन हकीकत में शमशान के आंकड़ों में मौतें 22 हैं। यानी सरकारी और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर है। 17 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 7 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 19 मौतें बताते हैं। 18 तारीख को सरकारी आंकड़ों में 5 मौतें हैं, शमशान के आंकड़े 22 मौतें बताते हैं। 19 तारीख को सरकारी आंकड़े 5 मौतें बताते हैं, शमशान के आंकड़े 20 मौतें बताते हैं। यानी कुल 3 दिनों में सरकारी आंकड़ों में गौतम बुद्ध नगर में 17 मौतें हुई हैं, लेकिन शमशान घाट में हकीकत है कि कुल 61 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ है। नोएडा के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी का कहना है कि आंकड़ों में अंतर इसलिए है कि नोएडा में बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसे दूसरे शहरों के लोग भी
कोरोना का इलाज करा रहे हैं, जिनकी यहाँ मौतें होती हैं और यहीं अंतिम संस्कार भी होता है। पर ये नोएडा के रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग नहीं गिनते। मौत के आंकड़ों में यूपी के लगभग हर जिले में सरकार और शमशान के आंकड़ों में भारी अंतर देखने को मिल रहा है। नंबर्स इस तरीके से फज किए जा रहे हैं कि ये जो हमने आंकड़े बताए हैं वो सिर्फ 94 का जो हिंदू क्रेमेटोरियम है, डेडिकेटेड क्रेमेटोरियम है कोरोना का, वहाँ के हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गांव में दफन कर देते हैं या गांव के बाहर जो शमशान होते हैं वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार करने की प्रथा है। वो नंबर्स तो हमने ऐड ही नहीं किए हैं। तो सोचिए कि अगर 19 तारीख को आधिकारिक आंकड़े 5 है तो यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल से 20 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। तो समझिए किस कदर जो उत्तर प्रदेश में नोएडा प्रशासन झूठ बोल रहा है और मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं जो कि कोविड से हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और बड़ी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे समंदर में हुए हादसे का कौन है गुनहगार? ताउते चक्रवाती तूफान से डूबे बॉर्ज 3 P305 पर सवार 261 से अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन इस बीच उफनते समंदर में से जिंदा बचकर आए चीफ इंजीनियर ने खुलासा किया है कि तूफान की चेतावनी मिलने के बाद भी बॉर्ज के मास्टर ने उन्हें रोकने का फैसला दिया था। और इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। कैप्टन एंड क्लैम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। गहरे समंदर में डूब चुके बार्ज P305 पर सवार चीफ इंजीनियर रहमान शेख बड़ी मुश्किल से जिंदा लौटे हैं। रहमान का कहना है कि तूफान की चेतावनी के बावजूद बार्ज के कप्तान ने वहां रुकने का फैसला किया। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। मेन क्वेश्चन इज व्हाई यू नॉट पुल आउट द वेसल फ्रॉम द फील्ड व्हेन यू गेट द ऑल द वेदर रिपोर्ट बिफोर 3-4 days. Everybody come here and save. So now who is responsible for the all these people dead and all these people injured? सबके लिए ऑनर जिम्मेदार है, कैप्टन जिम्मेदार है, चार्टर जिम्मेदार है, इवन ONGC ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। इस बीच महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मामले में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ONGC की है, पेट्रोलियम मंत्रालय की है। कल हमने सवाल उठाने के बाद देर रात इंक्वायरी बिठाई गई। हम मांग करते हैं कि जवाबदारी निश्चित हो और जिन अधिकारियों ने इस तरह से लापरवाही की है उनके ऊपर मनुष्य बल वध का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन खुद मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में सिर्फ ADR यानी कि दुर्घटना से मौत का केस ही दर्ज किया है। टोटल 274 लोग फंसे हुए थे। इसमें से 220 लोगों को इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के सहायता से रेस्क्यू किया गया है और अब तक जो माहिती उपलब्ध है उसके अनुसार 22 लोग मयत हुए हैं। इनके डेड बॉडीज हैंडओवर किया गया है और इसके बारे में येलो गेट पुलिस स्टेशन में 22 ADR रजिस्टर किया गया है और इसकी अधिक चौकसी पुलिस करती है। इस बीच डायरेक्टर जनरल शिपिंग ने मर्चेंट शिपिंग कानून के तहत मौतों की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ONGC ने इन मौतों के मामले में मौन धारण कर रखा है। जबकि ONGC के लिए बॉम्बे हाई में ऑयल फील्ड पर काम कर रहे कंसोर्टियम की प्रमुख कंपनी एफकॉन ने बयान जारी कर P305 पर सवार पीड़ित कर्मचारियों को आर्थिक मदद देने के दावे के साथ अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि 14 मई को मिली तूफान की चेतावनी 40 समुद्री मील गति की हवा की थी। बाकी बार्ज बंदरगाह की तरफ लौट आए, लेकिन P305 के मास्टर ने प्लेटफॉर्म से 200 मीटर दूर ही लंगर डालकर रुकने का फैसला किया। जबकि सच यह है कि मौसम विभाग ने 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी थी। मौसम विभाग ने उत्तरी अरब सागर में मौजूद सभी नावों को तट पर लौटने की सलाह दी थी। बार्ज P305 का किनारे पर न लौटने का फैसला आत्मघाती साबित हुआ। गहरे समंदर में डूब चुके बार्ज पर से जिंदा बचकर आए चीफ इंजीनियर ने बार्ज के कप्तान को ही कटघरे में खड़ा किया है।
लेकिन कप्तान खुद लापता है, इसलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। ऐसे में ये सवाल अब भी बना हुआ है कि ये कप्तान का अपना फैसला था या फिर कंपनी का। मुंबई से पूर्वा चिटनिस और कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।